हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग खनिज लवण वाला चैप्टर कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंतिम अध्याय के रूप में हम आज फ्लोरीन नामक खनिज लवण के विषय में अध्ययन करेंगे। फ्लोरीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक, मतलब जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये एक सूक्ष्म मात्रीय एलिमेंट है, ट्रेस एलिमेंट इसको हम कहते हैं। मतलब इसकी बहुत अल्प मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ये बेहद एक्टिव एलिमेंट है। और ये क्यों एक्टिव एलिमेंट है बेटा? ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर नए यौगिकों का निर्माण कर लेता है, और ये जब यौगिक का निर्माण कर लेता है तो इसको फ्लोराइड कहते हैं। इसलिए इस चैप्टर में आप आगे देखेंगे मैं इसको फ्लोराइड के नाम से ही संबोधित करूंगी। हालांकि हमारी शारीरिक रचना में इसकी बहुत कम मात्रा में इसकी उपस्थिति आवश्यक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कैल्शियम जो होता है उसका धनात्मक तत्व है वो, और फ्लोराइड जो है वो ऋणात्मक तत्व है। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये कैल्शियम के साथ तुरंत बाइंड हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखने की है। भारत में जहां भी फ्लोरीन की मात्रा जल के अंदर WHO ने बताया है कि इसकी 1 ppm से 1.5 ppm तक होना चाहिए, उससे अधिक ये नहीं होना चाहिए। और जहां इसकी 1 ppm से भी कम मात्रा हो जाती है, वहां इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो हो सकते हैं, और उसे फ्लोरोसिस कहते हैं। इसके कार्य की दृष्टि से देखें तो ये हमारे शरीर के अंदर अस्थि और दांत, दो चीजों के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। हमारे दांत का जो सबसे ऊपरी आवरण है, जिसे कहते हैं इनामिल, उसको बनाए रखने में फ्लोरीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा, ये फ्लोरीन की उपस्थिति में हमारी शरीर के अंदर कैल्शियम रिटेंशन अधिक होता है। कैल्शियम रिटेंशन मतलब हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम बना रहता है, उसका ह्रास नहीं होता है। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जिनकी अस्थि भंगुरता होती है से ग्रस्त रोगियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसकी उपस्थिति से अस्थियों में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या कम हो जाती है। ये अस्थियों के जो तंतु होते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, और अस्थियों के अंदर मिनरल्स कैल्शियम और फास्फोरस की जो प्रक्रिया होती है उसको बनाए रखने के लिए ये अति आवश्यक होता है। तो इसको कहते हैं अस्थियों के सामान्य खनिजीकरण के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम फास्फोरस की उपस्थिति से ही हमारी अस्थियां ठोस बनती हैं। अब फ्लोराइड का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव देखें तो ये जो है ये एक तरह से कम मात्रा में भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और अधिक मात्रा में भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और इसकी समस्या ये है कि कमी से कम प्रभाव होता है और अधिकता से ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अस्थियों के लवणीकरण के लिए, खनिजीकरण के लिए आवश्यक होता है, और दांतों के इनामिल का निर्माण करता है। हमारी शरीर के अंदर जितना भी फ्लोराइड होता है उसका 96% हमारी अस्थि और दांतों में ही पाया जाता है। अब हम देखेंगे शरीर में अगर इसकी कमी हो फ्लोराइड की तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों के अंदर अगर, मैंने आपको बताया था 1 ppm का कम से कम होना चाहिए पानी के अंदर, तो अगर उससे कम है तो कुछ स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि दांतों का सड़ना, दांतों का एनामिल के लिए आवश्यक है उसकी बनावट में कमी, और अस्थियों का सामान्य लवणीकरण नहीं हो पाता है। हमारे देश में ये समस्या कम देखने को मिलती है, लेकिन ठंडे देश जैसे कि रूस, अमेरिका, इंग्लैंड आदि में फ्लोराइड की अल्प मात्रा से प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, और इन देशों के अंदर इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए पानी के अंदर फ्लोरीन मिलाई जाती है।
अब हम देखेंगे अधिक मात्रा में फ्लोराइड के इस्तेमाल से क्या प्रभाव होता है। पहले तो हम देखें कि अधिक मात्रा कब हो जाती है। जैसे अगर हमारे पीने के पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक है, जैसे अपने जयपुर के पास देखिए आप, टोंक की पूरी जो बेल्ट है इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लोराइड है पानी के अंदर। इसी तरह से अगर पेयजल अधिक क्षारीय है तब भी ये समस्या हो सकती है, और कैल्शियम की कमी हो तब भी ये समस्या हो सकती है। फिर फ्लोराइड की प्रतिदिन हमारे शरीर के अंदर कितनी मात्रा जा रही है और कितने लंबे समय तक हम फ्लोरीन युक्त पानी को अधिक मात्रा में पी रहे हैं, ये इन बातों पर निर्भर करेगा कि इसका दुष्प्रभाव कितना होगा। बच्चों, मैं वनस्थली में रही हूं बहुत समय तक, और वनस्थली में भी पानी में फ्लोराइड की समस्या बहुत ज्यादा देखी गई है। तो वहां पर देखा था मैंने कि जो लोग बचपन से वहां रह रहे थे और अब वृद्धावस्था में आ गए थे 50-60 इयर्स की एज में, तो पता चला उनकी अस्थियां जो थी वो बहुत ज्यादा, उनको अस्थियों से संबंधित प्रॉब्लम थी और उनकी अस्थियां भी भुरभुरी सी हो गई थी। ऑस्टियोपोरोसिस रोग भी उनको हो गया था। बहुत सारे लोगों में समस्या देखी गई थी, और वहां के जितने भी बच्चे थे उन सब के दांत जो थे वो सारे पीले पीले, उसके ऊपर भूरे भूरे से धब्बे थे। अब इसकी अधिकता से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। पहला है दंत फ्लोरोसिस, जो मैं अभी आपको बता रही थी, दांतों के ऊपर धब्बे। बेटा, दांतों के ऊपर धब्बे तो भूरे भूरे होते ही हैं और वो चौक के जैसे दिखाई देते हैं। जैसे अपने दांत सामान्य होते हैं वैसे नहीं होते, चौक के जैसे सफेद सफेद से दिखाई देते हैं। दूसरा जो इसका रोग होता है वो है अस्थि फ्लोरोसिस, स्केलेटल फ्लोरोसिस जिसको कहते हैं। स्केलेटल फ्लोरोसिस में क्या होता है, अधिक जोड़ अकड़ जाते हैं, उनके ऊपर और ज्यादा मिनरल डिपॉजिट हो जाता है। और देखो चित्र में दिखा रहे हैं फ्लोरोसिस जहां पे बहुत ज्यादा है वहां पर बच्चों की हाथ पैर जो हैं वो विकृत हो जाते हैं। और तीसरा जो होता है वो अस्थि के अतिरिक्त भी कुछ समस्याएं हो जाती हैं। अब हमारे शरीर के अंदर फ्लोराइड की मात्रा और उसका शरीर पर प्रभाव से रिलेटेड ये सारणी मैंने आपको दिखाई है कि देखो फ्लोराइड की मात्रा 0.5 से कम हो तो क्या प्रभाव होगा, दंत मतलब हमारे दांत सड़ने लग जाएंगे। 0.5 से 1 है तो दंत शरण नहीं होगा, दांत और हड्डी जो है बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। अधिक हो गया तो दंत फ्लोरोसिस हो जाएगा, 3 से भी ज्यादा हो गया तो अस्थि फ्लोरोसिस हो जाएगा, और 10 से भी अधिक हो जाए तो पंगु अस्थि मतलब पैरालिसिस वगैरह भी हो जाता है। फ्लोरोसिस और अस्थि जड़ता हो सकती है। तो देखिए बिल्कुल सही मात्रा में होना इसका कितना आवश्यक है। दंत फ्लोरोसिस क्या होता है बच्चों, मैंने आपको चित्र में तो वो दिखाया ही था, थोड़ा सा इसके बारे में। दंत फ्लोरोसिस में क्या होता है कि दांतों में का जो सफेद श्वेत जो पन होता है वो और उसकी चमक धीरे धीरे खराब हो जाती है। ये फ्लोरोसिस के प्राथमिक लक्षण होते हैं। उसके बाद पीले धब्बे हो जाते हैं, फिर वो भूरे और काले धब्बों का रूप ले लेते हैं, और दांतों की निर्माण प्रक्रिया में फ्लोराइड ग्रहण करने की मात्रा पर निर्भर करता है कि इसका कितना अधिक प्रभाव होगा। और इसकी 3 अवस्थाएं बताइए। प्रारंभिक अवस्था में देखिए दांत पीले होते हैं, उनकी चमक खत्म होती है। दूसरी अवस्था के अंदर पीला रंग चिकत्ते के रूप में या रेखा के रूप में दिखने लगता है, धीरे धीरे पूरे दांतों पर बन जाती है। और ये अंतिम अवस्था में सारे दांत काले हो सकते हैं। इसके बाद दांतों में खड्डे या छेद हो जाते हैं और वो टूट भी सकते हैं। ये उन इलाकों में होता है जहां फ्लोरोसिस महामारी की तरह फैला हुआ होता है। और ये बता दूं बच्चों की दांतों के ऊपर ये सारी समस्या, जैसे कोई वयस्क व्यक्ति अगर जाकर उस क्षेत्र में रह रहा है जहां पानी के अंदर फ्लोराइड की समस्या है तो उनके दांतों पर इसका प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जब शैशवावस्था में और जब बच्चों के स्थायी दांत निकल रहे होते हैं उस अवस्था में अगर बच्चे वहां रह रहे होते हैं तो उनके दांतों पर यह प्रभाव होता है, और फिर ये प्रभाव जीवन पर्यंत रहता है। इसको रिवर्स करने का कोई तरीका नहीं होता है।
रिवर्स करने की जगह बस यही होता है कि उसकी आप दांतों की पॉलिश करवा लो, दंत चिकित्सक के पास जाओ, कैप लगवा लो, दूसरे कोई धातु का कैप लगवा लो, यही सब हो सकता है, लेकिन इसको रिवर्स नहीं किया जाता है। अब तो आजकल बहुत सारी टेक्निक आ गई, दांतों को विरंजित मतलब ब्लीच कर देते हैं, इस तरह से होता है। दूसरा जो है अस्थि फ्लोरोसिस, इसमें जो कंकालीय तंत्र है उसमें ही संरचनात्मक विकृति पैदा हो जाती है, टेढ़े टेढ़े से हो जाते हैं, हड्डियां बढ़ जाती हैं, जोड़ों में जड़ कड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होता है, उनका लचीलापन खत्म हो जाता है, और इसकी विषाक्तता के कारण गर्दन और लंबर होता है बेटा अपना जो कमर का नीचे वाला हिस्सा होता है, जहां पर अपनी रीढ़ की हड्डी की बिल्कुल पूंछ वाला हिस्सा, बिल्कुल नीचे का हिस्सा जो होता है, और मेरुदंड के जोड़, मतलब यही लंबर जो है मेरुदंड कटी प्रदेश में जो होती है अपनी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, घुटनों के जोड़ और कूल्हे की हड्डी के जोड़ों में बहुत दर्द होता है, कठोर हो जाती हैं और जड़ता आ जाती है। और ऐसे में जो हड्डियां होती हैं उनमें अत्यधिक मात्रा में फ्लोराइड और अस्थियों पर जमा हो जाता है, और हड्डियों की कड़ियों के बीच का स्थान असामान्य रूप से बढ़ जाता है या सिकुड़ जाता है। अस्थियों की बेटा जो रीढ़ की हड्डी होती है एक के ऊपर एक छल्ला रखा होता है, तो उसकी बीच की जो कड़ियों के बीच में ये उस स्थान के विषय में है कि ये या तो बढ़ जाएगा या सिकुड़ जाएगा, दोनों ही स्थिति में बहुत पीड़ादायक हो जाता है। फिर देखते हैं इसमें क्या होता है, लोगों की फिर जहां जो दौड़ होते हैं उसमें बहुत दर्द महसूस करते हैं। दूसरे अंगों के ऊपर भी फ्लोराइड का दुष्प्रभाव देखा गया है। सबसे पहले तो देखो मांसपेशियों पर प्रभाव होता है। मांसपेशियों में बहुत से परिवर्तन आते हैं जिसके कारण इसके अंदर उपस्थित एक्टिन और मायोसिन नामक जो सूत्र होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो भी कोशिका होती हैं, हमारी मांसपेशी की कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका रचनात्मक जुड़ाव खत्म हो जाता है, और हर वक्त रोगी की मांसपेशियों में थकान और ऊर्जा का अभाव महसूस करता है। जैसे अपन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लें, बहुत दौड़ लगा लें तो उसके बाद जैसी फीलिंग होती है, बिल्कुल वैसी फीलिंग होने लगती है। दूसरा है लाल रक्त कणिकाओं पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखा गया है कि जब बहुत ज्यादा इसका वो हो जाता है, फ्लोराइड हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो ये लाल रक्त कणिकाओं की झिल्लियों में भी जमा हो जाता है। इसकी वजह से कणिकाओं की झिल्लियों से कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है और झिल्ली सिकुड़कर अनियमित आकार की हो जाती है, और इस प्रकार ये लाल रक्त कणिकाएं अमीबा का रूप ले लेती हैं जिन्हें एक्टिनोसाइट कहते हैं। और हमारे लाल रक्त कणिकाओं का सामान्य जीवन चक्र वो 120 दिन के करीब होता है, लेकिन इस अवस्था के अंदर भक्षक कोशिकाएं जो होती हैं, हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, ये एक्टिनोसाइट को खा जाती हैं, जिससे वो अपना जीवन पूरा नहीं कर पाती, और लोगों में इसकी वजह से जब लाल रक्त कणिकाएं कम हो जाएंगी तो एनीमिया हो सकता है, रक्त की कमी हो सकती है और हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाएगा। तीसरा दुष्प्रभाव इसका पाचन तंत्र पर देखा गया है। आमाशय के अंदर जो फ्लोराइड होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है अपने आमाशय के अंदर उसके साथ मिलकर हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल बना लेता है, जो कि बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला होता है। इसकी वजह से हमारी आमाशय, पेट और आंतों की श्लेष्म अंदर की जो सतह होती है वो नष्ट होने लग जाती है, कोशिकाएं सूखकर फट जाती हैं, और ऐसे में लोगों के बहुत तेज पेट में दर्द, दस्त, कब्ज, शौच में खून आना, गैस बनना, जी घबराना, मुंह में छाले होना, भूख कम लगना, सिर दर्द जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। फिर तंत्रिका तंत्र पर भी देखा गया इसका प्रभाव कि जहां बहुत ज्यादा होता है वहां लोगों को घबराहट, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, हाथ पैरों की उंगलियों में झंझनाहट, कपकपाहट, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना, और मूत्र की मात्रा भी कम होती है, पीले लाल रंग का होता है, और जलन हो सकती है। तो ये सब भी इनके अंदर प्रभाव देखा गया है। और अंतिम जो इसका नकारात्मक प्रभाव देखा गया है वो है शुक्राणु पर प्रभाव। शुक्राणुओं की वजह से, शुक्राणु पे प्रभाव की वजह से पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। इसमें वीर्य में शुक्राणुओं की कमी या अनुपस्थिति का रोग हो जाता है, और जिन क्षेत्रों के अंदर ये फ्लोराइड की समस्या बहुत ज्यादा होती है वहां लोगों के रक्त में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन, जो कि एक
पुरुष के लिए आवश्यक हार्मोन होता है। पुरुषोचित जितने भी लक्षण होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन पर निर्भर करते हैं, तो वहां पर ये समस्या काफी देखी गई है। तो ये कुछ इसके दुष्प्रभाव थे। अब इतने दुष्प्रभाव बताने के बाद बताना जरूरी है कि बेटा इससे कैसे बचा जा सकता है। इसको रोकने के लिए प्रतिदिन 500 से 100 मिलीग्राम विटामिन सी ग्रहण करना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, इसको कम करने के लिए भोजन में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा का होना आवश्यक है। मतलब एक व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 1.5 ग्राम कैल्शियम ले। इन चीजों से थोड़ा इसका प्रभाव को हम रोक सकते हैं। अब इसका स्रोत क्या है बेटा, कि सबसे प्रमुख बात यह है कि ये पेयजल के अंदर पाया जाता है और हमारी मिट्टी के अंदर पाया जाता है। तो इसलिए जहां पर भी ऐसे पानी का प्रयोग किया जाएगा, खेती बाड़ी में खेती की जाएगी, तो वहां पर जो भी फसल होगी उस फसल के अंदर, चाहे वो अनाज हो चाहे वो साग सब्जी हो, उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होगी। ये कुछ उसमें होता है, समुद्री उसके अंदर भी काफी होता है। समुद्री मछली के अंदर पनीर, तुलसी में भी फ्लोराइड ज्यादा होता है। चाय में भी फ्लोरीन की मात्रा अधिक उपस्थित होती है। इसके अलावा तंबाकू और पान मसाला में भी फ्लोराइड बहुत है। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग पान मसाला वगैरह खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनके दांत जो होते हैं वो डिस्कलर हो जाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों में जैसे हरी सब्जियां, दाल, मांस, मछली वगैरह में भी ये होता है, लेकिन अल्प मात्रा में होता है, उसको हमारा बॉडी टॉलरेट कर सकता है। और खाद्य सामग्री में फ्लोराइड की मात्रा मुख्यतः मिट्टी में उपस्थित लवण और उपलब्ध पानी पर निर्भर करती है। ठीक है ना। और इसके अलावा हमारे जीवन के अंदर जो घुला मिला है वो है टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड युक्त, वो अपने विज्ञापन में देते हैं फ्लोराइड युक्त है, ये आपके दांतों को मजबूत बनाएगा। तो सामान्य अवस्था में तो ये मजबूत बनाएगा, लेकिन अगर ऑलरेडी आपके पानी में वो है तो ये ऐसे टूथपेस्ट और ज्यादा नुकसान करेंगे। टूथपेस्ट और माउथ वॉश के अंदर भी फ्लोराइड उपस्थित होता है। इसीलिए सरकार ने ये कह रखा है कि जब भी, जैसे अपने राजस्थान में है, ये बहुत सारे राजस्थान में ये समस्या बहुत ज्यादा फैली हुई है। फ्लोराइसिस नामक बीमारी बहुत ज्यादा पाई जाती है, और इसीलिए सरकार ने कर रखा है कि जो भी कोई आप लोग वो करेंगे, टूथपेस्ट के अंदर 1 ppm के अंदर ही फ्लोराइड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसके टूथपेस्ट के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए कि ये कितनी दिनांक को बना है, कब तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। अंतिम पृष्ठ पर बच्चों मैंने आप लोगों को फ्लोराइड के जो टॉप सोर्सेज है, इसकी चित्र मुझे मिल गया था, तो मैंने आप लगा कि मुझे चित्र के माध्यम से आपको ध्यान रहेगा। पहला है, देखो, फ्लोरिडेटेड वाटर, मतलब फ्लोरीन युक्त पानी। दूसरा है, और उस पानी के अंदर उगी हुई जितनी भी फल सब्जियां वगैरह होंगी, या उस पानी के अंदर जो भोजन पकाएंगे उसके अंदर भी फ्लोरीन की मात्रा अधिक होगी। दूसरा फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट है। तीसरा इसमें बताया है उसमें पकाया हुआ खाना। फिर चौथा है उस पानी से बनाए हुए जो भी कुछ पेय पदार्थ हैं। फिर सॉल्ट के अंदर भी फ्लोरीन जहां पे कम होता है वहां ऐड कर सकते हैं, तो वह उसमें सॉल्ट के अंदर हो सकता है। दांत से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हो सकता है। फ्लोरीन के लिए अलग से दवाइयां भी आती हैं, जहां पर कमी होती है उनको दवा के माध्यम से दे सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज, मतलब कारखाने वगैरह जो होते हैं, उनमें से जो निकलता है, उत्सर्जित होता है, उसके अंदर भी ये फ्लोरीन उपस्थित हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है वो है चाय के अंदर भी फ्लोरीन होता है। अगर मैंने आपको जो नोट्स है उसमें पूरा लिखा भी है, वीडियो में इतना लंबा बताना मुश्किल था, कि चाय को अगर हम चाय का प्रयोग ज्यादा करते हैं तो भी हमारे शरीर के अंदर फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये सब चीजें वो हैं, इनसे बचना चाहिए जिससे हम फ्लोरोसिस से बच सकें। बच्चों, आपका मिनरल सॉल्ट्स वाला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के साथ साथ जो मैं आपको PDF नोट्स भेज रही हूँ उनको पढ़िए, समझिए। कोई भी आपको समस्या हो, समझ ना आ रहा हो, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज दे सकते हैं,
जो भी समस्या हो बता सकते हैं। वीडियो देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, अभी तक नहीं किया हो, जिससे आपको जैसे ही मैंने कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू की जो छात्राएं हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी कक्षा और सेक्शन जरूर से लिख दें, जिससे मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर सकूं। ओके बच्चों, अगले उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वाटर के विषय में।